नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1। जी हाँ दोस्तों, MP टेट वर्ग 1 ये हमारा पार्ट 26 है और हम 25 वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी की डिमांड थी कि सर विश्व इतिहास से रिलेटेड आप वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो विश्व इतिहास से संबंधित है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी आपके दोस्त भाई बहन MP टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देखने वाले हैं मिस्र की सभ्यता। सबसे पहले हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ मिस्र की बात करें तो मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ। मिस्र को नील नदी की देन कहा गया। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। इसमें हमने वन लाइनर फैक्ट लिए हैं, तो जो भी हम इसमें बताएंगे तो वहीं से प्रश्न क्रिएट होंगे, बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्र को नील नदी की क्या कहा गया है? देन कहा गया है। अगला है, यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। चलिए, सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्र की सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता है। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ है। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए मिस्र निवासियों ने नैतिक नियमों का निर्धारण किया। मिस्र के राजा को फराओं कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है, तो फराओं कहा जाता है। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित कर दिया जाता था। ठीक है, पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोसर के वजीर अम्होटेप को है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, और अगला है हमारा, मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक यानी कि मरे हुए लोग, ऐसे मृतक के शरीर को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी। अगला पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं हुआ था और यहीं से अनन्य प्रचलित हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो शिक्षा का क्षेत्र करें विद्यालय, तो यहीं से हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते हैं। रेखागणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व के अन्य लोगों को नहीं था। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं पर तैयार हुआ। सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं से हुआ है। कहाँ से? मिस्र से। अम्होटेप चतुर्थ मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। उसे आखनाटन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। जी हाँ, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वर्तमान इराक अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा है। ठीक है, मिस्र सभ्यता के समकक्ष तथा समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होता है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होता है। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। प्राचीन काल में दजला फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे? सुमेर में। अगला पॉइंट है, सुमेर के उत्तर पूर्व में को बेबीलोन यानी बाबुल कहा जाता था। नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असीरिया था। क्या था? नदियों के उत्तर की भूमि को क्या कहा जाता था? असीरिया कहा जाता था।
सुमेर, बेबीलोन तथा असीरिया सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरियनों ने एक बड़े ही संगठित राज्य की स्थापना की। प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा था जिसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों राजा होते थे और हर एक राज्य का राजा होता था जिसे हम पुरोहित या पतेसी कहा जाता है। धर्म एवं मंदिरों के लिए विशिष्ट स्थल थे। देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। इसके बाद राजा ही मंदिरों का बड़ा पुरोहित होता था। सुमेरियनों की महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। ठीक है, सुमेरियन की जो महत्वपूर्ण देन है वो है लेखन कला। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीलाकार लिपि। इसे वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। कैसे लिखते थे? वे नोक वाली वस्तुओं से मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। उन्होंने ही समय मापने के लिए सर्वप्रथम 60 अंक की कल्पना की तथा सर्वप्रथम चंद पंचाक का प्रयोग किया। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और इनसे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेबीलोन की सभ्यता। जी हाँ, सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास हुआ। अगला पॉइंट है निपुर इसका प्रमुख नगर था। ठीक है, निपुर इसका प्रमुख नगर था। बेबीलोन के प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था जो एमोराइट राजवंश का था। किसका था? एमोराइट राजवंश। हम्मुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनों की संहिता था। हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों का संग्रह कराया। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि कानूनों का सर्वप्रथम संग्रह किस शासक ने करवाया था? तो हम्मुराबी ने। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग बहुदेववादी थे। मार्डुक सबसे बड़ा देवता समझा जाता था। ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता में मार्डुक सबसे बड़ा देवता समझा जाता था। चलिए अगला है असीरिया की सभ्यता। हाँ, तो असीरिया की सभ्यता देख लेते हैं। हम्मुराबी के शासन हम देखने वाले हैं असीरिया की सभ्यता। ठीक है, तो ये इसमें हम्मुराबी के शासनकाल में यह बेबीलोनिया का सांस्कृतिक उपनिवेश था। असीरिया का सबसे बड़ी देन उसकी शासन प्रणाली थी। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था तथा राजा उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। भव्य निर्माण कला तथा चित्रकला में असीरिया ने काफ़ी उन्नति की थी। नींव में पक्की ईंटों तथा दीवारों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें सभी दोस्तों भाई बहनों में। अब हम बात करने वाले हैं चीन की सभ्यता। इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। होंग हो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि यह क्षेत्र विश्व के 7 अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। होंग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पीली नदी किसे कहते हैं? तो होंग हो नदी को कहते हैं। इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। इस दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। कागज एवं छपाई, जी हाँ, कागज एवं छपाई का आविष्कार कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है होंग टी लगभग 2700 ईसा पूर्व की पत्नी ली जू ने पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। चलिए अगला प्रश्न है सी हांग टी लगभग 247 ईसा पूर्व
ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध किया। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। राजा को बांग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बांग। चीन में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ। अगला पॉइंट है, दार्शनिक कंफ्यूशियस को कुंज जू या ऋषि कुंज के नाम से भी संबोधित किया जाता था। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईसा में देखा गया था। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ है। ठीक है। चीन के लोगों ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि वर्ष में 365 और 1/4 दिन होते हैं। पेय पदार्थ के रूप में 4 का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनान की सभ्यता। ठीक है, तो आप ये पढ़ लें, है ना, पॉज करके इसे पढ़ लें। ये सारी जो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कम समय है इसलिए हम आपको पढ़ के नहीं बता सकते। ये भी उसके आगे का पार्ट है और इसे आप पढ़ना, और इससे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। जैसे अरस्तू ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं आप वीडियो को पॉज करिए और फिर ये सारे पॉइंट देखिए। अगली जो सभ्यता ली गई है, रोम की सभ्यता। इससे भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप पॉज करिए और बहुत ही ध्यान से इसको आप पढ़िए। ठीक है, रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्ष के बाद हुआ था। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। ठीक है, तो आप इसे पॉज करिए और देखिए, और आप इसे पॉइंट वाइज सारा पढ़िए। जो भी आपको पॉइंट लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और फिर उसको एक बार रिवाइज कर लें। हम अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध, इससे भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। यह 4 वर्षों तक चला और इनमें 37 देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड के बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या था। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, है ना। ये प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, तो आप जरूर पढ़ें। ये प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड प्रश्न लिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसे पॉज करिए वीडियो को और फिर सारे पॉइंट्स आप पढ़िए, तो आपको बहुत सारे जो प्रश्न हैं कवर हो जाएंगे। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये पॉइंट हैं और इनसे आपको एग्ज़ाम में सीधे तौर पर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। तो इसको भी आप पॉज करके और ये महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, और ये सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उससे रिलेटेड इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो आप ये प्रश्न पूरे ज़रूर देखें और वीडियो को पॉज करके देखें। ठीक है, और हम अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे विश्व इतिहास से रिलेटेड। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।